नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दुनिया में इस समय युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। युद्ध कहीं ना कहीं चल रहा है या चलने की आशंका है। मतभेद और तनाव लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे ताज़ा स्थिति जो है वह है इजराइल और ईरान के बीच में जो कुछ चल रहा है। अब इसमें अमेरिका कूदा तो नहीं है, लेकिन किनारे पर खड़ा है और किसी भी समय कूद सकता है। तो अमेरिका ने बड़ा साफ साफ कह दिया ईरान को कि हम इस युद्ध में शामिल तो नहीं हैं, लेकिन हम इजराइल को बचाने के लिए आपके हमलों से उसके लिए काम करेंगे, और हमारे किसी एसेट को अगर नुकसान पहुंचाया तो फिर हम इस युद्ध में कूद पड़ेंगे। तो ये तो अमेरिका की धमकी है ईरान को। लेकिन इजराइल ने जो कुछ किया है ईरान के साथ, मेरा मानना है कि वो एक सबक है पूरी दुनिया के लिए। शायद देखिए, इजराइल और ईरान के क्या संबंध है ये बताने की ज़रूरत नहीं। दोनों देशों में किस तरह की लड़ाई है, झगड़ा है। ईरान हमेशा से कहता रहा है कि इजराइल का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। इजराइल कहता है कि जो हमारे अस्तित्व को ही ख़त्म करना चाहता है उसकी धमकी पर हम चुप कैसे बैठे रहें। लेकिन ईरान एक ऐसे देश के रूप में उभरा है जब से वहाँ पर ये खमैनी का राज आया है, महिला विरोधी। मुझे लगता है कि इतिहास में खोजना पड़ेगा कि ऐसे उदाहरण कब मिलेंगे जब महिलाओं के विरोध में इस तरह का दमन चक्र चला हो। तो एक महिला विरोधी देश के विरोध में पूरी दुनिया को खड़ा होना चाहिए। अब वो युद्ध के जरिए हो, बातचीत के जरिए हो, लेकिन ये स्थिति बदलनी चाहिए। ये तो एक बात हो गई। लेकिन हम लौट कर आते हैं अपने घरेलू मामले पर। आपको मैं कई बार याद दिलाता हूँ, बार बार याद दिलाता हूँ कि जनरल विपिन रावत ने एक बात कही थी कि हमको भविष्य में 2.5 फ्रंट वॉर लड़नी पड़ेगी। 2.5 फ्रंट से उनका मतलब था, एक पाकिस्तान दुश्मन है, दूसरा चीन। दोनों पड़ोसी हैं, दोनों की सीमा लगती है हमारे देश के साथ। और आधा फ्रंट उन्होंने कहा था कि भारत के अंदर जो भारत विरोधी तत्व है। तो मैं आधे फ्रंट की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं 2 फ्रंट की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान और चीन। ये 2 फ्रंट बड़े साफ साफ थे। हमको मालूम था कि कभी भी ऐसी स्थिति आ सकती है कि दोनों मोर्चों पर लड़ना पड़े। उस हिसाब से हमारी तैयारी भी है और तैयारी चल भी रही है। पिछले 10-11 साल में जिस तरह से रक्षा उपकरणों के मामले में हम लगातार आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि हमने इस दिशा में अपनी लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेटजी बनाकर रखी है और उस पर काम कर रहे हैं। दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर को मैं बार बार कहता हूं कि ये भारत की रणनीतिक क्षमता की दृष्टि से देखें तो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, प्रस्थान बिंदु है। यहाँ से भारत की जो ट्रेजेक्ट्री है, जो भारत का उत्कर्ष होगा, बल्कि हो रहा है, वो बहुत तेज़ होगा। पूरी दुनिया ने देख लिया भारत की सैन्य शक्ति, भारत की जो सांस्कृतिक शक्ति है वो हज़ारों साल से दुनिया देख रही है। भारत की आर्थिक शक्ति जिस तरह से आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है वो भी दुनिया देख रही है। और अब जो है जिस तरह से सैन्य शक्ति के रूप में उभरा है वो भी दुनिया देख रही है। तो ये हमारी तैयारी केवल हमारे तक नहीं रहेगी, हमारे दुश्मन भी इसके लिए तैयार होते हैं। तो ये जो 2 फ्रंट था, मेरा मानना है कि अब ये सिंगल फ्रंट में बदल रहा है। चीन और पाकिस्तान के बीच में सैन्य स्तर पर और दूसरे स्तरों पर भी सिनर्जी बढ़ती जा रही है। तो इसको 2 फ्रंट की बजाय हमको अब 1 फ्रंट के रूप में देखना पड़ेगा। उस हिसाब से रणनीति बनानी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जो है हथियार खरीदने के लिए ऐसा लग रहा है कि सब कुछ लुटा देगा। चीन ने उसको ऑफर किया और उसने तुरंत स्वीकार कर लिया कि वो 4 J-35 5th जनरेशन के जो स्टेल्थ फाइटर जेट हैं वो खरीदेगा। अब चीन का जो सामान है उसकी गुणवत्ता के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बात हो रही है पाकिस्तान की तैयारी। इसके अलावा 500 KJ एवॉक्स खरीद रहा है। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो चीन से खरीद रहा है। HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। तो चीनी एयर डिफेंस सिस्टम की क्या हैसियत है ये तो ऑपरेशन सिंदूर ने कुछ घंटे में बता दी थी। लेकिन पाकिस्तान की तैयारी देखिए। इसके अलावा वो तुर्की से कान
5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट खरीद रहा है। तो पाकिस्तान, चीन और इसमें आप तुर्की, अजरबैजान तो जो है पूंछ की तरह है, उसकी बात छोड़ दीजिए, ये 3 देश हैं जो मिलकर भारत के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं और ये तीनों की सामूहिक ताकत मिलकर भारत से मुकाबला करना चाहती है। चीन को अब समझ में आ गया है कि भारत को रोकना उसके लिए दिन पर दिन कठिन होता जा रहा है। जो सैन्य शक्ति, मैं पहले वीडियो में भी इससे पहले बता चुका हूं आपको कि भारत ने जो डोकलम में दिखाया, उसके बाद गलवान में दिखाया और अब ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया, उससे चीन सबसे ज़्यादा चिंतित होगा, पाकिस्तान से भी ज़्यादा। पाकिस्तान को मालूम है कि भारत की ताकत क्या है, लेकिन चीन को इसका अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि भारत की सैन्य शक्ति इतनी ज़्यादा है। तो भारत क्या चुपचाप बैठा है? बिल्कुल नहीं, भारत अपनी तैयारी कर रहा है। हम अपने एमका जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है उनको बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका की कंपनी है एक जो जेट के इंजन बनाती है, जी, उससे 2 साल पहले करार किया था। वहाँ से सप्लाई में लगातार बाधाएं उत्पन्न की जा रही थी अमेरिकी प्रशासन द्वारा, और अब जो है वो इंजन आना, उनकी सप्लाई मार्च से शुरू हो गई है। बहुत जल्दी ही आपको तेजस मार्क 1 जो है फाइटर जेट एयरफोर्स को मिलते हुए देखेंगे। लेकिन ये सैन्य तैयारी, रक्षा उपकरण की तैयारी, ये तो हो ही रही है। ब्रह्मोस का जो इम्प्रूव्ड वर्जन है वो भी आने वाला है। ब्रह्मोस मिसाइल हमारे लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुई है, दुनिया में इसका कोई सानी नहीं है। लेकिन मामला केवल हथियार से नहीं चलता, जियोपॉलिटिक्स जो है वो डिप्लोमेसी से भी चलती है। आप अपने दुश्मन देश के आसपास के देशों को जब मजबूत करते हैं, तब भी आप अपने दुश्मन पर एक तरह का हमला ही कर रहे होते हैं, जैसे चीन पाकिस्तान को करता है। तो लगातार जिस तरह का संबंध बन गया है दोनों में, वो अभिन्न हो गया है। अब उनको अलग अलग करके देखना जो है वो रणनीतिक रूप से भूल होगी। तो भारत क्या कर रहा है? भारत तुर्की के खिलाफ एक तरह से भारत ने अभियान छेड़ दिया है। जो हमने अभी कदम उठाए आम लोगों ने तुर्की के बायकॉट का, कि वहाँ घूमने के लिए नहीं जाएंगे, शादी ब्याह के लिए नहीं जाएंगे, तो होटल और जो है दूसरी बुकिंग्स, एयर बुकिंग्स जिस तरह से कैंसिल होना शुरू हुई। भारत सरकार ने तुर्की की जो कंपनी है, जो ग्राउंड हैंडलिंग का ठेका उसको मिला था, वो रद्द कर दिया। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है, लेकिन मुझे लगता है जल्दी ही वो स्टे वेकेट भी हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा तुर्की और आर्मेनिया की नहीं पड़ती। आर्मेनिया तुर्की का बड़ा दुश्मन है उस क्षेत्र में। भारत आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। भारत और आर्मेनिया के संबंध लगातार सुधर रहे हैं। तो भारत तुर्की के लिए परेशानी पैदा करने के लिए आर्मेनिया को मजबूत कर रहा है हर दृष्टि से। इसके अलावा ग्रीस और साइप्रस, इसके साथ भी भारत के संबंध सुधर रहे हैं। ये सब खिलाफ हैं तुर्की के। प्रधानमंत्री अभी जो गए हैं कनाडा में G7 की बैठक में, वो साइप्रस का भी दौरा करेंगे। ये बहुत लंबे समय बाद होगा कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री साइप्रस जाएगा। और वहाँ जब वो जाएगा, क्या पहुँच गए हैं, वहाँ पहुँचे हैं, तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया और साइप्रस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो दिया। तो मिडिल ईस्ट में लगातार भारत की ताकत, भारत का समर्थन बढ़ता जा रहा है। यूरोप में भी बढ़ता जा रहा है। भारत जो कांग्रेस पार्टी बताने की कोशिश करती है एक अलग थलग है, उस दुष्प्रचार में मत पड़िए। कांग्रेस ने बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका की जो है आर्मी डे परेड में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। आपने कहीं देखा उस परेड में आसिम मुनीर को? कुछ लोग कह रहे हैं वो गया ही नहीं, कुछ कह रहे हैं कि गया है लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी में छिपा हुआ है, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। क्यों? भारत से खतरा नहीं है वहाँ पर, उसको खतरा है उसको इमरान खान के समर्थकों से, कि इमरान खान के समर्थक विरोध करेंगे। इस डर से वो बाहर नहीं निकल रहा है। ये है आसिम मुनीर की हैसियत, जिसका गुणगान करने का कोई मौका कांग्रेस पार्टी
छोड़ती नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस, ग्रीस और भारत की एक ट्रेड काउंसिल बना दी है। दोनों इस काउंसिल की मीटिंग्स हो रही हैं। इसमें इस बात पर विचार हो रहा है कि कैसे ये तीनों देश मिलकर आपसी व्यापार को बढ़ाएं। आपसी व्यापार बढ़ाने का मतलब है कैसे ये देश मजबूत हों। ये देश मजबूत हों तो कैसे तुर्की के लिए सरदर्द बनेंगे। तो तुर्की को बाहर से घेरने की कोशिश कर रहा है भारत। तुर्की की सीमा हमारी सीमा से लगती नहीं। तुर्की की सीमा जिन देशों से लगती है उनके जरिए तुर्की को घेरने की कोशिश कर रहा है। और तुर्की केवल और केवल इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है और खुले तौर पर कर रहा है। तो तुर्की को बहुत से लोग बातचीत में, तमाम एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूं, वो कहते हैं कि यूरोप का पाकिस्तान है। याद रखिए, तुर्की नेटो का सदस्य है। तो इसलिए नेटो के सदस्य देश जो हैं वो उसके खिलाफ खुलकर कोई बोलेगा नहीं। लेकिन भारत तुर्की के खिलाफ बोलने को भी तैयार है और कदम उठाने को भी तैयार है। पाकिस्तान का समर्थन करने की कीमत तुर्की को जल्दी ही चुकानी पड़ेगी। भारत सरकार जिस तरह से काम करती है, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो बहुत जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते। कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं होता, ये हुआ तुरंत ये कर दो। बहुत ठंडे दिमाग से, जो उन्होंने कहा कि मेरा खून गर्म है लेकिन मेरा दिमाग बहुत ठंडा है, तो ठंडे दिमाग से सोच समझकर रणनीति बनाकर, और हर रणनीति उनकी जो है दीर्घ अवधि की होती है। तात्कालिक ज़रूरत के हिसाब से भी कदम उठाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ये अभी समस्या हुई, अभी इसका हल खोज लें और उसके बाद फिर भूल जाएं। लंबे समय तक, दीर्घ अवधि में ये समस्या ही खत्म हो या ये समस्या इतनी कमज़ोर हो जाए कि हमारे लिए कोई खतरा न बने, इसका प्रबंध करते हैं। तो पाकिस्तान जितने भी चाहे हथियार खरीद ले, चीन जितना भी उसको हथियारों से सुसज्जित कर दे, पाकिस्तान की जो स्थिति बनी है, ख़ास तौर से ये मॉडर्न वॉरफेयर में, वैसे तो छोटे युद्ध का स्वरूप इजराइल दिखा चुका है जब उसने इजिप्ट पर हमला किया था। एक वीडियो में शायद मैंने गलती से बोल दिया था कि सऊदी अरब पर किया था, सऊदी अरब पर नहीं, इजिप्ट पर किया था। उस हमले के बाद 6 दिन के बाद 6 डे वॉर उसी को कहा जाता है। अब भारत ने दिखाया कि अब तो ये जो, जब इतिहास लिखा जाएगा युद्ध का, तो उसमें 8 आवर वॉर का भी जिक्र होगा जो भारत ने किया। मॉडर्न वॉरफेयर में अब ये दुनिया के तमाम देशों को समझ में आ रहा है कि युद्ध लंबे नहीं चलने चाहिए। 2 उदाहरण हमारे सामने हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध, उसके अलावा इजराइल और हमास का। तो थोड़ी अवधि के लिए और प्रिसीशन स्ट्राइक के साथ और प्रभावी तरीके से हमला करके युद्ध कुछ दिन में, कुछ घंटे में ख़त्म हो जाए, वो सबसे अच्छा है। लंबा युद्ध किसी के पक्ष में नहीं होता, किसी के लिए लाभदायक नहीं होता, चाहे जीतने वाला हो चाहे हारने वाला हो, दोनों का बड़ा नुकसान होता है। लेकिन इस तरह के युद्ध, जिस तरह का भारत ने एक्शन लिया है या जो इजराइल ने ईरान के खिलाफ लिया है, अगर ये लंबा नहीं चलता है तो आप समझिए कि ये इजराइल की बहुत बड़ी सफलता होगी कि उसने पहली बार, दुनिया के इतिहास में पहली बार, एक न्यूक्लियर देश, जो न्यूक्लियर रिएक्टर जिसके पास है, जो न्यूक्लियर बम बनाने के बिल्कुल करीब था, जो उनका इंटेलिजेंस है उसके मुताबिक 9 परमाणु बम बनाने की क्षमता वो हासिल कर चुके थे, उस पर स्ट्राइक किया। तो ईरान में उन इलाकों में अब भी भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। तो इसका मतलब जहां वो इस यूरेनियम रखा था, बम बनाने की तैयारी थी, वहां तक वार किया है इजराइल ने। तो इजराइल का मकसद 2 है। एक, ईरान जो है न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री न बनने पाए, परमाणु हथियार न बना पाए, और दूसरा जो उसका मिसाइल का स्टॉक है, बैलिस्टिक मिसाइल का, उसको ख़त्म कर दो, क्योंकि दोनों देशों की सीमाएं तो मिलती नहीं। तो एयर अटैक ही एकमात्र रास्ता है, और इजराइल को लगता है कि बैलिस्टिक मिसाइल का जो भंडार है ईरान का, उसको ख़त्म कर देंगे तो हमारे लिए खतरा जो है लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो बड़ी मात्रा में उसकी बैलिस्टिक मिसाइल का जो भंडार है उस पर हमला किया है इजराइल। लेकिन अब भी काफ़ी मिसाइलें हैं ईरान के पास। उन्हीं के बारे में अमेरिका भी धमकी दे रहा है
कि अगर हमारे किसी एसेट को नुकसान हुआ तो हम भी कूदेंगे। बात यह है कि इस आधुनिक युग में, मॉडर्न वॉरफेयर के ज़माने में, युद्ध कम समय के लिए और मारक और घातक, दुश्मन के लिए घातक और मारक और अपने लिए कम से कम नुकसान वाला होना चाहिए। वही युद्ध आपकी सफलता है। तो भारत की तैयारी ये टू फ्रंट जो अब जुड़वा हो गए हैं, एक हो गए हैं, उनसे निपटने की तैयारी है। मुझे लगता है कि सरकार में जो रणनीति बनाते हैं, जो तैयारी करते हैं, रक्षा तैयारी करते हैं, उन सब लोगों को इस चुनौती का एहसास है और उसके अनुसार काम हो रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।